हेलो व्यूअर्स, मैं राहुल राजपूत आज आपके चैनल RJCS के ईडीयू पर एक नया लाइव सेशन के साथ जुड़ चुका हूं, जिस टॉपिक का नाम है स्नेक बाइट। ये स्नेक बाइट टॉपिक जो जैसा कि आपको पता है बरसात का टाइम है, इस समय में कुछ स्नेक बाइट के केसेस कुछ अधिक ही आते हैं। तो इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि अगर स्नेक बाइट हुआ है तो वेनमस है या फिर नॉन वेनमस स्नेक बाइट करके गया है, क्या हमें टाइम पर फर्स्ट एड मैनेजमेंट करना चाहिए या फिर हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, तो और कौन से एंटीबायोटिक या एंटीडोट्स देने चाहिए, ये हम इसी टॉपिक में डिटेल्स में जानेंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल RJCS के वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए हम देखते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। स्नेक बाइट इमरजेंसी प्रिवेंशन टू ट्रीटमेंट, जो हम डिटेल में जानने वाले हैं इस टॉपिक में। इंट्रोडक्शन। स्नेक बाइट इज कंसिडर्स ए मेडिकल इमरजेंसी। जो स्नेक बाइट है वो आपकी एक मेडिकल इमरजेंसी है, जो आगे चल के अगर टाइम पर आप ट्रीटमेंट ना करोगे तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इट ऑकर्स कॉमनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। जैसे कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं आपके, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, कुछ पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर कुछ स्नेक अधिक ही मात्रा में पाए जाते हैं। तो जिस जगह पर अधिक स्नेक होंगे तो जाहिर सी बात है अधिक स्नेक बाइट के केसेस भी मिलेंगे। एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड रूरल पॉपुलेशंस आर एट हाइयर रिस्क। बट कुछ रूरल एरियाज या फिर कुछ ऐसे कृषि के लोग हैं जो प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ खेत पे काम नहीं कर रहे, या फिर कुछ रूरल एरियाज हैं जहाँ पे लोग एजुकेटेड नहीं है, तो कुछ उस जगह पर कुछ अधिक ही स्नेक बाइट के केसेस सामने आते हैं। नेक्स्ट। डेफिनेशन देखते हैं। ए स्नेक बाइट इज एन इंजरी इन्फ्लिक्टेड बाय स्नेक ऑब्टेन्ड इन्वॉल्विंग इन वेनमस स्पीसीज। स्नेक बाइट तो कर रहा है, लेकिन बट हमें ये भी ध्यान देना क्या स्नेक बाइट किया वो वेनमस था या फिर नॉन वेनमस था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नॉन वेनमस स्नेक बाइट कर जाए, लेकिन अनवांटेड सोचना या फिर हाई बीपी होना, टैकीकार्डिया में जाना, या फिर मेंटली ऐसे सोच लेते कि नहीं मुझे स्नेक बाइट किया तो वो पॉइजन का ही होगा, या और हम अनवांटेड कुछ और डिसीज क्रिएट करके अपने आप को हार्म पहुंचाते हैं। तो हमें सबसे पहले अगर स्नेक बाइट के पेशेंट होंगे तो सबसे पहले तो हमें ये जानना क्या सच में वो स्नेक बाइट का मतलब जो वेनमस स्नेक था या फिर नॉन वेनमस, जो अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। इट में लीड टू इनवेनमस द इंजेक्टेड ऑफ वेनम इनटू द बॉडी। जो आपका वेनमस स्नेक है अगर वो बाइट करेगा उसके बाद वेनम आपके बॉडी में इंजेक्ट हो, पोटेंशियली काउजिंग सीरियसली मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। अब वेनम आपके बॉडी में एंटर कर गया, अगर उसे आप टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे तो आगे चल के वही सिचुएशन सीरियस हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो हो सकता है आपको पेशेंट के लिम्स या फिर अपर लिम लोअर लिम जहाँ वाइट किया वो साइड पैरालिसिस हो जाए, हो सकता है उस लिम्स को एम्पुटेट करना पड़े, हो सकता है पेशेंट एक्सपायर हो जाए, डेड ही हो जाए। नेक्स्ट। तो कुछ की क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ स्नेक बाइट, ये कुछ इंडिकेशन है जैसे कि हम पहचान सकते हैं कि यह जो स्नेक बाइट किया है वो वेनमस है या फिर नॉन वेनमस है, तो हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ ए कंफर्म ऑफ सस्पेक्टेड स्नेक बाइट। सबसे पहले तो हमें ये पहचानना कि जो स्नेक बाइट करके गया है वो क्या सच में स्नेक बाइट ही किया है या फिर कोई और इंसेक्ट बाइट कर गया है, या स्नेक बाइट किया है तो वो किस कलर का स्नेक था। जैसे कि अभी हम डिटेल में जानेंगे कि कुछ उसकी शेप, स्ट्रक्चर, फंक्स को देखकर, उसकी टेल को देखकर, उसके साइज को देखकर हम मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये स्नेक वेनमस था या फिर नॉन वेनमस था। तो पहले हमें कंफर्म करना क्या स्नेक बाइट किया है वो स्नेक दिखने में कैसा था। विजुअल फंक्स मास एट और नियर दी वाइट साइड। अगर स्नेक बाइट किया है तो हमें एक बार ध्यान से देखना भी है क्या उस जगह पर सच में फंक्स मास है कि नहीं है। कई बार क्या होता है ऐसा हुआ कुछ नहीं होता, बेशक कांटा लगा हो लेकिन हम सोच लेते नहीं, हम उधर खेत पे पानी के लिए गए और वहां पर शायद स्नेक बाइट कर गया और गलती से स्नेक दूर से चला गया हो, लेकिन हम सोच कर खुद ही अपनी मेंटल हेल्थ ऐसी कर लेते कि सच में स्नेक बाइट कर गया, सच में स्नेक बाइट कर गया। तो हमें विजुअली फंक्स मार्क दिखने चाहिए जैसे कि स्नेक बाइट करता है। जैसे अभी आप डिटेल में देखेंगे अगर वेनमस स्नेक है बाइट करेगा तो किस
तरह के मार्क्स देखने को मिलेंगे, नॉन वेनमस में तो कुछ अलग ही टाइप्स के देखने को मिलेंगे। सडन ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स सच एज पेन एंड स्वेलिंग, अगर सच में वेनमस स्नेक बाइट करके जाएगा तो कुछ लोकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि दर्द होगा, स्वेलिंग एंड न्यूरोलॉजिकल साइन, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिफिकल्टी भी देखने को मिल सकती है, जैसे न्यूरोटॉक्सिक, जैसे कि उसके बोलने में डिफिकल्टी हो, वो ठीक से कुछ शब्द नहीं बोल पा रहा है या फिर समझ नहीं पा रहा है, या फिर कुछ क्लॉटिंग डिसऑर्डर भी देखने को मिल जाएंगे। ये आपको ऑनसेट उसी टाइम पर देखने आए। एविडेंस ऑफ कोगुलोपैथी, शायद ब्लड ना रुके, ब्लड कंटिन्यूस बहता रहे, एक्टिव ब्लीडिंग और डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ये कुछ साइन है जो आप सडनली देखेंगे स्नेक बाइट करके गया तो आप पहचान सकते हैं क्या सच में स्नेक बाइट किया। जैसे कि एक्टिव ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल साइन देखने को मिलेंगे, कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, कॉमन कॉज ऑफ स्नेक बाइट, कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अगर हम लापरवाही कर रही हैं या फिर हम अपने वो ध्यान में नहीं रख रहे हैं और ऐसे ही काम कर रहे हैं और अपनी कुछ प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि चांसेस स्नेक बाइट के कुछ अधिक बढ़ जाए, नॉर्मली से कुछ अधिक हो। जैसे कि एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट, एक्सीडेंटल तो कोई बात नहीं भाई, नहीं पता था ऐसा हो गया, लेकिन कुछ सच एज स्टेपिंग ऑन और स्टार्टिंग ए स्नेक, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जैसे कि आप चल रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया आपने, स्नेक था, या फिर आप कुछ ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर आप दिख रहा है कि हाँ सांप है, लेकिन आप थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गए कि अरे नहीं इसे तो हम भगा देंगे, ऐसे सांप थोड़ी नहीं काटते हैं। लेकिन ये कारण बन सकता है कि आप सांप साइड से है लेकिन आप फिर उधर क्यों गए, लेकिन ये कारण एक बन सकता है। अगला है स्लीपिंग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, अगर आप जमीन पे लेट रहे हैं तो चांस बढ़ सकते हैं कि स्नेक बाइट कुछ अधिक मामले देखने को मिले। इंक्रीजिंग एक्सपोजर रिस्क, कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो आपके पास सुविधा होती तो शायद आप बच जाते, कुछ पर्याप्त चीजें आपके पास नहीं है, जैसे कि आप किसी खेत में पानी के लिए गए हैं लेकिन आपके पास बूट टाइप के कुछ नहीं है और आप थोड़ी छोटी घास है तो उसमें शायद स्नेक हो, अगर आप बूट पहन के जाते तो चांसेस थे कि शायद स्नेक बाइट करता पैर में, आप बच जाते, लेकिन आपने लापरवाही की और आप ऐसे ही नॉर्मली गए और स्नेक बाइट कर गया। तो ये कारण बन सकते हैं स्नेक बाइट के। वेयरिंग इनएडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, और अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो आप प्रोटेक्टिव जो भी साधन है उन्हें प्रॉपर ही पहनेंगे, ये नहीं कि लापरवाही कर रहे नहीं चले जाओ, पिछली बार तो हम गए थे कुछ नहीं हुआ था लेकिन इस बार शायद हो जाए, नहीं पता, लेकिन कारण बन सकता है। और फुटवेयर इन आउटडोर थिंग, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो घर में हैं बेशक लेकिन फिर भी कोशिश करो कि हम नंगे पैर या फिर ऐसे ना जाएं। अटेम्प्टिंग टू हैंडल प्रोवोक और किल स्नेक, अगर कहीं पर स्नेक है तो अननेसेसरी हम उसकी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर वो एक जगह पर है तो बेटर है, अगर वो कहीं जा रहा है तो हमें अननेसेसरी उसे छेड़ना नहीं है, और अगर घर में कोई स्नेक है तो हमें अननेसेसरी उसे मारना नहीं है, क्योंकि अभी काफी एडवांस हैं तो जो आएंगे वो उसे स्नेक को रेस्क्यू करके ले जाएंगे, लेकिन हमें अनवांटेड ओवर रिएक्ट नहीं करना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो एक कारण ये बन सकते हैं स्नेक बाइट की सभी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्नेक एंड देयर वेनम, अगर स्नेक बाइट कर रहा है, गलत हो गया, स्नेक बाइट कर गया, अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये सच में स्नेक जो बाइट किया है वो वेनमस था या फिर नॉन वेनमस। तो कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर वेनमस स्नेक है तो हम कैसे पहचानेंगे और क्या क्या साइन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एलेप्डिस इंक्लूडिंग कोबरा एंड करैद, कुछ ये कॉमन आपके जो स्नेक हैं जो मोस्टली इंडिया में पाए जाते हैं और कुछ ज्यादा ही हैवी इनके पॉइजन्स होते हैं, जैसे कि कोबरा एंड करैद। प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिक वेनम इफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, जो आपके कोबरा और करैद स्नेक हैं ये आपके वेनमस स्नेक हैं, लेकिन ये जब बाइट करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाएंगे और आपका नर्वस सिस्टम इससे इफेक्ट होगा कुछ, जैसे कि कुछ होते हैं वाइपराइड्स इंक्लूडिंग रसेल्स, वाइपर्स एंड रसेल्स एंड सो स्केल्ड वाइपर, कुछ स्नेक होते हैं जो आपके हीमोटॉक्सिक होते हैं, जैसे कि अभी आपकी कोबरा एंड करैद है ये आपके न्यूरोटॉक्सिक है जिससे नर्वस सिस्टम डिफेक्ट होगा, वैसे ही आपके रसेल एंड वाइपर स्नेक हैं जिससे आपकी कहीं ना कहीं हीमोटॉक्सिक है जिससे कहीं ना कहीं ब्लड इफेक्ट होगा।
इफेक्टिंग ब्लड एंड टिश्यू, जिसमें आपके ब्लड भी इफेक्ट होगा और ब्लड से फिर कहीं ना कहीं आगे जो आप डिस्ट्रॉय होंगे वो आपके टिश्यू। हाइड्रोफिडिस सिया स्नेक, कुछ ऐसे स्नेक होते हैं जो मोस्टली समुद्र में पाए जाते हैं बहुत अधिक पानी की जगह पे, जैसे कि प्रोड्यूस मायोटॉक्सिक वेनम दैट डैमेज मसल्स। जैसे कि कुछ तो होंगे आपके जो न्यूरोटॉक्सिक होंगे, जो नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, कुछ आपके होंगे हीमोटॉक्सिक जो आपके ब्लड को डिस्टर्ब करेंगे, कुछ स्नेक ऐसे भी होते हैं जो समुद्र में ज्यादातर पाए जाते हैं लेकिन वो आपके मसल्स को इफेक्ट करेंगे अगर वाइट कर रहे हैं तो। ये तो हो गई बात आपके वेनमस स्नेक। कुछ होते हैं नॉन वेनमस स्नेक, जैसे कि वेनमस स्नेक बाइट करेंगे तो आपने सिम्टम देखे हैं, कोबरा कर रहे थे तो वो आपके न्यूरोटॉक्सिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करेगा, और असल और वाइपर्स हैं ये आपके हीमोटॉक्सिक ब्लड को डिस्टर्ब करेंगे, और कुछ आपकी सिया स्नेक हैं जो आपके मसल्स को डैमेज करेंगे। वैसे ही कुछ नॉन वेनमस स्नेक भी होते हैं जो अगर वाइट कर जाए तो कैसे पहचानोगे आप? मोस्टली जनरली हार्मलेस, मे काउजिंग ओनली मिल्ड लोकल इंजरी। वैसे स्नेक नॉन वेनमस है, अगर वाइट कर लेंगे तो कोई खतरा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मिल्ड लोकल इंजरी, लेकिन जिस जगह पर वाइट किया उस जगह पर हल्का सा लोकल पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी, सच एज पंक्चर वुंड और स्वेलिंग। अब जिस जगह पे वाइट किया वहां पर कुछ पंक्चर निशान भी देखने को मिलेंगे और हल्की सी वहां पर स्वेलिंग होगी और पेन होगा। नेक्स्ट, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक की डिफरेंट। अगर किसी को देखें तो हम कैसे पहचाने कि ये नॉन पॉइजनस या फिर पॉइजनस स्नेक था? कुछ की पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। देखिए ये फीचर्स, पॉइजनस स्नेक और ये नॉन पॉइजनस। बॉडी स्केल्स, हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये पॉइजनस है नॉन पॉइजनस? पॉइजनस स्नेक होगा वो कुछ लार्ज साइज का होगा, कवर दी इंटायर वैली वेट्स, और वो कवर होगा कुछ ज्यादा लार्ज साइज का होगा, मोटा भी होगा और थोड़ा हेल्दी सा दिखेगा आपको। कौन सा? पॉइजनस स्नेक। नॉन पॉइजनस स्नेक पॉइजनस स्नेक की अपेक्षा स्मॉल साइज का होगा, डू नॉट स्पेन दी एंटायर वैली, और स्मॉल साइज का, कुछ अधिक फैट नहीं होगा। जैसे कि अभी पॉइजनस वाले कुछ लार्ज हेल्दी से दिखेंगे, वैसे ही नॉन पॉइजनस उसकी अपेक्षा थोड़े साइज में कम, मॉडरेट स्ट्रक्चर के दिखेंगे आपको। हेड स्केल्स, अगर हम हेड की बात करें तो पॉइजनस स्नेक हैं वो यूजुअली स्मॉल, सम स्पीसीज हैव लार्ज स्कल्स, मतलब इनके जो हेड होंगे वो लार्ज स्कल्स, कुछ ज्यादा ही आगे की तरफ मतलब फैले से नजर आएंगे, ज्यादा ही होंगे वाइड। और नॉन पॉइजनस वाले आपके यूजुअली लार्ज ओवरलैप वाइड सम पॉइजनस स्पीसीज, बट ये होंगे लार्ज साइज के, लेकिन ये ओवरऑल इनका हेड लार्ज साइज का दिखेगा, लेकिन जो पॉइजनस होंगे वो कुछ ट्राइंगल शेप के दिखेंगे, जैसे कि आगे अभी हम स्ट्रक्चर में दिखाने वाले हैं। फंक्स, अगर हम उनके फंक्स मार्क की बात करें तो कैसे दिखेंगे? पॉइजनस स्नेक लॉन्ग हॉलो नीडल लाइक। जब पॉइजनस स्नेक बाइट करेगा तो उसमें स्ट्रक्चर जो बाइट करेगा तो उसमें बहुत ही लॉन्ग बाइट दिखेंगे, डीप डेप्थ तक जाएंगे आपकी पंक्चर फंक्स मार्क्स। बट नॉन पॉइजनस होगा तो शॉर्ट और सॉलिड दिखेंगे, जैसे कि ब्लंट कोई निडल प्रिक करो और प्रिक ना हो तो हल्का सा ऊपर ही मार्क दिखता है, वैसे दिखेंगे नॉन पॉइजनस के। और पॉइजनस वाले में कोई शार्प पॉइंटेड सी चीज प्रिक करो, डेप्थ गहराई तक जाएगी वो मार्क्स, वो होंगे आपके पॉइजनस। टेल शेप, अगर हम किसी स्नेक की अगर हम टेल देख के आइडिया लगाएं तो जो पॉइजनस होंगे उनकी लेटरली कंप्रेसिव, जो पॉइजनस स्नेक होंगे उनकी टेल है ना वो बीच से कंप्रेस्ड होगी पीछे की तरफ, ऐसे कि कुछ वजन रख दिया हो जिससे वो कंप्रेस हो गई हो। बट नॉन पॉइजनस है राउंड और नॉट कंप्रेस्ड। नॉन पॉइजनस स्नेक की टेल होगी वो राउंड होगी और वो कंप्रेस नहीं होगी, बट पॉइजनस वाले की कंप्रेस होगी टेल। बिहेवियर्स, अगर हम इनके बर्ताव की बात करें जो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में, तो जो जनरली नेचुरल्स और आपकी जो नॉन पॉइजनस होंगे वो टॉपिकल, डर्नल्स एंड लेस स्पीसीज, मोस्टली ये कम पाए जाएंगे नॉन पॉइजनस, लेकिन ये आपके पॉइजनस हैं वो कुछ अधिक ही मात्रा में पाए जाएंगे। व्हाइट मार्क, अगर कोई व्हाइट मार्क कर जाए स्नेक बाइट पॉइजन का है तो कैसे पहचानेंगे? पॉइजनस। टू प्रोमिनेंट फंक्स मार्क्स, अगर आपको पॉइजनस स्नेक बाइट करके गया है तो आपको 2 पंक्चर वुंड दिखेंगे डेप्थ तक, समटाइम्स विथ स्मॉलर टूथ मार्क्स, जैसे कि कोई
प्रिक, सेफ्टी पिन जैसे कि पॉइंटेड सी है और डेप्थ तक उसे अंदर डेप्थ तक उसे प्रिक कर दिया गया हो, वैसे ही मार्क्स देखने को मिलेंगे पॉइजनस स्नेक में। नॉन पॉइजनस में मल्टीपल मार्क्स होंगे, बहुत से मार्क्स दिखेंगे। इसमें आपको 2 मार्क्स दिखेंगे पॉइजन वाले में, नॉन पॉइजनस वाले में आपको मल्टीपल मार्क्स दिखेंगे। इवेनली स्पीड स्प्रेड टीथ मार्क्स, जैसे कि कोई आपको नॉर्मली ऐसे बाइट करे ह्यूमंस, जैसे बहुत से टीथ के मार्क्स देखते हैं, वैसे ही आपको मल्टीपल मार्क्स देखने को मिलेंगे नॉन पॉइजनस में। नेक्स्ट, जैसे अभी आपको डिफरेंट बताया हमने पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, यानी कि वेनमस और नॉन वेनमस। तो ये आपके वेनम, इनमें अधिक मात्रा में वेनम पाया जाएगा, बहुत ही मतलब वेनमस स्नेक होंगे और ये नॉन वेनमस। तो इस टाइप के जो हेड दिखेगा ना, वो आपके होंगे वेनमस, और नॉन वेनमस आपके राउंड शेप के दिखेंगे, ब्लंट साइज के। दूसरा आपका पॉइंट है वेनमस स्नेक का, जैसे कि ये अभी जब वाइट कर रहा था, दो जैसे कि डेप्थ तक आपकी सेफ्टी पिन कोई शार्प चीज प्रिक हुई हो, तो वो 2 फंक्स मार्क्स दिख रहे थे ना, वो आपके ये टीथ होंगे। ये वेनमस स्नेक के 2 मार्क्स दिखेंगे, और नॉन वेनमस वाले में ये टीथ नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे टीथ जैसे स्ट्रक्चर दिखेगी, लेकिन वहां पे जो फंक्स मार्क्स हैं वो नहीं दिखेंगे। तो ये डिफरेंट है आपके वेनमस और नॉन वेनमस स्नेक। नेक्स्ट, बाकी अभी मैंने बताया था जैसे कि वेनमस वाले जो स्नेक होंगे उनकी जो टेल है वो कंप्रेस्ड होगी, और नॉन वेनमस वाले की आपकी राउंड होगी। देखो ये कंप्रेस्ड टेल दिख रही है आपको, और ये वाली एकदम राउंड शेप है, ये इस पे कोई कंप्रेशन का मार्क्स नहीं दिख रहा है। ये आपके फंक्स मार्क्स है, जैसे कि ये पॉइजनस स्नेक है आपका, देखो ये 2 जो फंक्स हैं इन्हीं से आपके वेनम इंजेक्ट होता है, और ये नॉन वेनमस है, देखो इसमें कोई ऐसे लॉन्ग टीथ नहीं दिख रहे हैं, ये राउंड शेप, इनकी राउंड शेप प्यूपिल्स होंगी नॉन वेनमस स्नेक, और जो आपकी एलिप्टिकल प्यूपिल्स होंगी वो आपके वेनमस स्नेक की होंगी। इसमें टीथ दिखेंगे आपके इजिली, और इसमें नो टीथ नहीं दिखेंगे, फंक्स मार्क नहीं दिखेंगे। जो वेनमस स्नेक होगा उसका ट्राइंगल शेप का आपका हेड होगा, और नॉन वेनमस वाले का राउंड शेप का होगा। ये कुछ डिफरेंट हैं जो हम देख के पहचान सकते हैं कि ये वाला वेनमस है और ये नॉन वेनमस स्नेक। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स। अब स्नेक बाइट कर गया अगर, तो हम सच में कैसे पहचाने ये न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक है या फिर नॉन वेनमस स्नेक है? तो कुछ कॉमन साइन है वो हम देखते हैं। पहले लोकल इफेक्टिव, पर्टिकुलर पहले उस जगह पर साइन देखने को मिलेंगे जिस जगह पे स्नेक ने वाइट किया है, जैसे कि पेन एंड स्वेलिंग एट दी वाइट साइड। सबसे पहले तो जिस जगह पर स्नेक ने वाइट किया है उस जगह पर हल्का सा दर्द होगा और स्वेलिंग होगी। रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन, पेन एंड स्वेलिंग के साथ साथ उस जगह पर रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगा। विजुअली फंक्स मास, और वेनमस स्नेक है या नॉन वेनमस है अगर व्हाइट किया है तो आपको फंक्स मास भी इजीली दिखाई देंगे। सिस्टमिक इफेक्ट, ये तो आपके लोकल मार्क्स हो गए, जैसे कि बाइट किया उस जगह पर आपको दिखेंगे, जैसे पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लामेशन एंड विजुअल फंक्स मार्क्स दिखेंगे। लेकिन सिस्टमिक कुछ और भी सिम्टम्स दिखेंगे जो आपको अब लोकल जगह पर नहीं, बाकी पेशेंट की ओवरऑल बॉडी को देखकर उसको आपको आइडिया लगाना कि क्या कौन सा स्नेक बाइट किया होगा। जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक, अभी आपको बताए थे कोबरा और करैत है वो आपके न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, रसल और वाइपर है वो आपके हीमोटॉक्सिक स्नेक होते हैं। तो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक हैं तो उसमें मोस्टली क्या साइन देखने को मिलेंगे? ड्रॉपलिंग आईलिड, जिसे हम मेडिकल टर्म में पिटोसिस बोलते हैं। जैसे कि देखा होगा अगर कोई बहुत अधिक एल्कोहल कंजप्ट कर लेता है तो उसकी आंख अच्छे से ओपन नहीं होती, तो एकदम जैसे कि नींद सी आ रही हो, मूर्छा सी छा रही हो, उस पे उसकी आईलिड है ना बहुत नीचे से गिरने वाली होती है। जबरदस्ती उसे बोलो कि आंख खोल के रखो, आंख खोल के रखो, ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं अगर दिख रही है किसी पेशेंट को और उसे स्नेक बाइट किया है तो वो हो ना हो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होगा, या तो उसे कोबरा या फिर करैत बाइट करके गया है। अगला सिम्टम हो सकता है आपको मसल्स पैरालिसिस। अगर कुछ और टाइम हो गया होगा तो मसल्स में पैरालिसिस दिखेंगे, अच्छे से वो हैंड एलिवेट नहीं कर पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, आप उससे कुछ बोलेंगे तो वो कुछ और ही जवाब देगा। या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मसल्स पैरालिसिस देखने को मिलेगा या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देखने को मिलेगा। ये सिम्टम देखने को मिलेंगे अगर स्नेक बाइट किया है न्यूरोटॉक्सिक।
अगर हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट कर जाए तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? ब्लीडिंग टेंडेंसीज, ब्रूसिंग, कुछ ब्लीडिंग के हार्डनेस नजर आएंगे, ब्लड के थक्के जैसे नजर आएंगे, ब्लूनेस यानी कि उस जगह पे कहीं कहीं मार्क्स देखने को मिलेंगे, नीले साए से पड़े से नजर आएंगे आपको। लो ब्लड प्रेशर, बीपी है वो भी मोस्टली कम ही हो जाएगा। जब ब्लड था वो आप कहीं ना कहीं थक्के बन गए हैं बॉडी में, तो नॉर्मली हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो नॉर्मली बीपी मेजर करेंगे वो हाइपोटेंशन में ही मिलेगा आपको। कुछ होंगे मायोटॉक्सिक स्नेक, जो आपकी मसल्स पेन एंड टी कलर्स यूरिन, जो जो आपके मायोटॉक्सिक स्नेक होंगे वो आपके मोस्टली मसल्स पे ही इफेक्ट दिखेगा उस पॉइजन का, लेकिन साथ साथ में अगर वो पेशेंट यूरिन पास आउट करे तो उसकी कुछ टी कलर लाइक कुछ उसके यूरिन दिखेगा आपको। पोटेंशियल किडनी डैमेज, और अब आपको पता है कि फिल्ट्रेशन का काम किडनी करती है, जब अच्छे से किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही तभी तो येलोस की जगह उसका यूरिन टी कलर का हुआ है। तो कहीं ना कहीं और टाइम अगर जाएगा, और स्नेक अगर मायोटॉक्सिक का था तो कहीं ना कहीं क्रोनिक कंडीशन या जितना टाइम अधिक होगा पेशेंट कहीं ना कहीं किडनी डैमेज होने के चांसेस और बढ़ाता रहेगा। कुछ ये सिम्टम्स हैं जैसे हम बता रहे हैं आपको, सिम्टम ऑफ नॉन वेनमस स्नेक। अगर नॉन वेनमस स्नेक बाइट करेगा तो आपको क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? हल्की सी स्वेलिंग होगी, जैसे मिल्ड स्वेलिंग, कलर चेंज टू योर स्किन, जिस जगह पर बाइट किया होगा उस जगह की स्किन के कलर चेंज हो जाएंगे। लाइटली ब्लीडिंग, कुछ हल्की ब्लीडिंग होगी, बट ये सिम्टम है नॉन वेनमस स्नेक के। अगर वेनमस स्नेक बाइट कर जाए तो क्या होगा? अब इसमें दर्द होगा असहनीय, जिस जगह पर स्नेक बाइट किया फंक्स मास दिखेंगे और अधिक स्वेलिंग और पेन होगा, असहनीय दर्द होगा, और पंक्चर वुंड दैट ब्लीडिंग, और उस जगह पर ब्लीडिंग बहुत अधिक होगी। जैसे कि अभी आपने पिछले डायग्राम में देखा, जो आपके पॉइजनस स्नेक थे उनके फंक्स जो आपके टीथ थे वो कुछ ज्यादा ही शार्प थे, और नॉन पॉइजनस वाले के ब्लंट टाइप। ठीक है, तो जो वेनमस होगा उसमें ब्लीडिंग कुछ अधिक होगी। स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। हेडेक एंड डाइजेनेस, सर दर्द होगा, सर चकराएगा अधिक। नोजिया वॉमिटिंग, और साथ साथ में नोजिया वॉमिटिंग होगी। ये सभी सिम्टम्स हैं आपके वेनमस स्नेक के। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्नेक। जैसे अभी आपको मैंने बताया, अगर वेनमस स्नेक बाइट करेगा, देखिए ये टीथ है, अगर वेनमस स्नेक बाइट करेगा तो फंक्स मास कुछ डीप और क्लियर विजुअल डेप्थ तक दिखाई देंगे आपको। अगर नॉन वेनमस स्नेक बाइट करेगा तो आपको कोई डीप टीथ डेप्थ तक जाता हुआ नजर नहीं आएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ये नॉन वेनमस के मार्क्स हैं, ये आपके वेनमस फंक्स मार्क्स हैं। तो ये आप बुंड को देखकर भी आइडिया लगा लोगे कि ये सर जहरीला सांप काट करके गया या फिर नॉर्मल। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम ऑफ स्नेक बाइट। ओवरऑल अगर हम साइन सिम्टम देखें तो क्या क्या देखने को मिलते हैं पेशेंट में? जैसे कि व्हाइट मार्क ऑफ क्रेटिस, मतलब जहां पर उसने वाइट किया उस जगह पर थोड़े से कुछ स्किन खिंची हुई सी भी नजर आएगी, स्केच टाइप के दिखेंगे। पेन अराउंड दी व्हाइट एरिया, दर्द होगा पर्टिकुलर उसी लोकल एरिया पर जहां पर स्नेक वाइट किया है। ब्लीडिंग फ्रॉम व्हाइट एरिया, हल्की सी ब्लीडिंग होगी, अभी जैसे आपको ये डायग्राम में दिखाया, अगर वेनमस स्नेक है तो अधिक ब्लीडिंग होगी, नॉन वेनमस है कुछ कम होगी। टिंगलिंग ऑफ टिंगलिंग स्किन, कुछ स्किन कलर चेंजेस दिखेंगे, खिंची हुई स्किन नजर आएगी उस पर्टिकुलर जगह की। हेडेक, सर दर्द होगा, ब्लूरिसेंट, डुअल विजन, धुंधलापन आंखों के सामने छा जाएगा, और आपको विजन जब देखोगे क्लियरली तो डुअल विजन दिखाई देंगे। सेगिंग आईलिड, आंख आपकी आंख ऐसे लगेगी जैसे कि अभी बस आंख बंद होने वाली है, हल्की सी मूर्छा सी छाने लगेगी, आंखों से नींद सी छाने लगेगी। अल्टर्ड वॉइस, अब आपसे आप क्लियरली बोलना चाहोगे बात, लेकिन आपकी वॉइस या जो शब्द हैं वो क्लियरली नहीं होंगे। डिफिकल्टी इन ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी बहुत अधिक। मसल्स वीकनेस, अगर आप भी बताएं आपको मायोटॉक्सिक है तो मसल्स वीकनेस भी आपको देखने को मिलेगी। डार्क कलर यूरिन, जैसे अभी बताया मायोटॉक्सिक है तो आपका डार्क कलर यूरिन या फिर टी कलर का यूरिन भी देखने को मिलेगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड डायरिया, नोजिया वॉमिटिंग होगी, साथ में डायरिया भी हो सकता है। ड्राउजीनेस, डाइजेनेस एंड फैटिक, थकावट भी होगी, सर भी चकराएगा।
पेन इन दी थ्रोट, और गले में खराश के साथ साथ बहुत दर्द भी होगा। चेस्ट और एब्डोमेन, जब चेस्ट कैविटी में दर्द होगा, आपके ट्रैकिया में होगा, एब्डोमेन में, पूरी बॉडी, जितने ही टाइम होगा सीवियरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती लगेगी, उतने ही सीवियर सिम्टम्स देखने लगेंगे आप। रेस्पिरेटरी वीकनेस और अरेस्ट, अभी आपने देखा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी तक हमने पेशेंट को टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंचाया या टाइम टू टाइम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया तो शायद पेशेंट बच जाए। अगर हमने गलत ट्रीटमेंट दिया तो अभी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या ब्रीथिंग डिफिकल्टी थी, आगे चल के हो सकता है रेस्पिरेटरी वीकनेस हो सकता है और सीवियरिटी आए, पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाए। डुअल स्पीकिंग और सॉल्विंग, अब आप बोलना कुछ और चाहोगे और जबान से कुछ और ही निकलेगा, जो क्लियरली वॉइस या शब्द क्रिएट नहीं हो पाएंगे। और सॉल्विंग, और जो भी आप खाओगे या निकलोगे एकदम अजीब सा लगेगा, ना कुछ निकला जाएगा, क्योंकि नोजिया वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स ज्यादा ही कुछ क्रिएट होंगे। सिम्टम्स विच कैन डेवलप अप टू 3 आवर्स आफ्टर दी वाइट इंक्लूडिंग, अगर ये सिम्टम तो आपको कुछ मिनट या एक आध घंटे के अंदर के दिखेंगे, अगर स्नेक बाइट किया है और आपको अगर 3 आवर्स हो गई है तो सीवियरिटी और बढ़ जाएगी। तो सीवियरिटी बढ़ेगी, लेकिन आप कैसे आइडिया लगाओगे कि सर ये 3 घंटे हो गए या फिर 6 घंटे हो गए या फिर अभी स्नेक बाइट करके गया। अगर 3 आवर्स के आफ्टर अगर हम देखेंगे तो कुछ और ही सिम्टम देखने को मिलेंगे पेशेंट में, जैसे कि लिम्ब पैरालिसिस, अभी आपको सिम्टम्स बताए तो उसमें पैरालिसिस के भी सिम्टम्स मिल रहे थे। अगर 3 घंटे से अधिक टाइम हो गया है तो हो सकता है अब पैरालिसिस लिम्स हैं वो परमानेंट डैमेज हो जाए। हाइपोक्सिया, अभी आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी या फिर रेस्पिरेटरी वीकनेस, कुछ कमजोरी सी लग रही थी सांस लेने में कि सांस अच्छे से नहीं आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ टाइम अगर 3 घंटे हो गए हैं अब आपकी वही ब्रीथिंग डिफिकल्टी चेंज हो जाएगी सीवियर डिसीज हाइपोक्सिया में। साइनोसिस, अभी आप जब ब्रीथिंग डिफिकल्टी से हुई और वही पर्टिकुलर अगर स्नेक बाइट करके गया आपको कौन सा, तो साइनोसिस यानी कि कुछ नीले शायद थक्के से दिखेंगे, जैसे कि लिप्स हैं वो ब्लूइश से दिखेंगे, नेल हैं वो ब्लूइश से दिखेंगे, पेरिफेरल लिम्स हैं वो आपके ब्लूइश से दिखेंगे। डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी वैसे ही आपका जीसीएस लेवल है धीरे धीरे कम होता जाएगा और वैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। ये सिम्टम्स हो गए जब पेशेंट 3 घंटे के बाद अगर आएगा हॉस्पिटल्स में तब। अब अगर सिम्टम इन दी मोस्ट सीवियर इंटेंशन इंक्लूडिंग, अगर बहुत अधिक टाइम हो गया है, जैसे कि मान लीजिए 4, 5 या 6 घंटे हो गए हैं स्नेक बाइट किए, अब क्या पेशेंट में देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा 3 घंटे के बाद जब पेशेंट आया तब उसमें लिम्ब पैरालिसिस थे, अगर और टाइम जाएगा तो अब हो सकता है पूरी बॉडी में या लोअर बॉडी में पैरालिसिस के सिम्टम देखने को मिल जाएं। अभी आपने देखा था कुछ लेवल ऑफ कॉन्शियस कम हुआ था, और टाइम अगर अधिक होगा तो पेशेंट सीवियरिटी में जाएगा। अभी कॉन्शियस लेवल कुछ था, अब पेशेंट शायद कोमा में चला जाए, अगर और अधिक टाइम लगेगा तो हो सकता है पेशेंट डेथ कर जाए। नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ स्नेक बाइट, अब स्नेक बाइट का अगर पेशेंट आया तो आप डायग्नोसिस क्या कराओगे, क्या क्या जांच कराओगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड डिटेल्ड वाइट हिस्ट्री, सबसे पहले तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि अभी आपने साइन सिम्टम इतने देखे सभी को हम अच्छे से एग्जामिन करेंगे, और उसके बाद जो उनके साथ रिलेटिव हैं या पेशेंट है उससे कुछ हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। क्या आपने देखा था स्नेक किस कलर का था, क्या उसका साइज था, उसके देखने में कैसा था, उसके फंक्स मार्क्स कैसे थे, तो थोड़ा आइडिया हाँ लग जाए कि शायद जैसे अभी आपने देखा कि ट्राइंगल शेप का अगर हेड होगा तो शायद वेनमस स्नेक है, राउंड शेप का है तो शायद हो सकता है नॉन वेनमस है। ये हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जितना हो सकता है हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट, एक टेस्ट होता है होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट, हम वो टेस्ट भी करेंगे, क्या पता आपको न्यूरोटॉक्सिक हो या फिर हीमोटॉक्सिक। अगर हमने हिस्ट्री नहीं ली ठीक से, हमने एग्जामिन नहीं किया, डायग्नोसिस नहीं की और हम न्यूरोटॉक्सिक की तरह हीमोटॉक्सिक का ट्रीटमेंट चलाते रहे तो गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा, रिकवरी होगी नहीं। तो हमें होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट भी एक कराना है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, कुछ जांचें हैं जो स्पेशली हमें लैब से मिलती हैं, वो भी जांच करानी, जैसे कि सीबीएसई या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट।
सीबीसी क्यों कराएंगे? क्योंकि अभी आपको बताया हीमोटॉक्सिक हो तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा सीबीसी से। अगर मायोटॉक्सिक हो तो अभी आपने देखा था एक कंडीशन में रीनल डिसीज यानी किडनी भी इंजर्ड हो रही थी, यूरिन का कलर टी कलर का था, तो वो इससे हमारा कंफर्म हो जाएगा मायोटॉक्सिक तो नहीं था स्नेक। या फिर कोगुलोपैथी प्रोफाइल टेस्ट जैसे पीटीटी या आईएनआर हम टेस्ट कराएंगे, ये भी आपके ब्लड टेस्ट ही है, इससे कंफर्म हो जाएगा ब्लीडिंग टाइम कितना है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ सिम्टम्स, प्रोग्रेसिव एंड वाइटल साइन। अब आपने ये जांच तो करा ली, ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया, अब आप ये कैसे पता करोगे कि जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे पेशेंट की रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो उसके लिए हमें कंटिन्यूअस सिम्टम्स देखते रहनी है और मॉनिटरिंग करती रहनी है। अगर ठीक हो रहा है पेशेंट तो उसकी मॉनिटरिंग परफेक्ट होंगे, कुछ इंप्रूवमेंट होगा। अगर सीवियरिटी बढ़ रही है तो आप समझ जाओ शायद हम गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमें मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस करती रहनी है। नेक्स्ट, ये जो अभी आपको बताया होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट है, जो 20 मिनट तक हम करके देखते हैं, जिससे पता चलता है कि क्या सच में जो स्नेक बाइट किया वो हीमोटॉक्सिक है या फिर न्यूरोटॉक्सिक है। तो जैसे कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए एक जो आपको पता है येलो डस्टबिन होना चाहिए, जो वेस्ट ह्यूमन बॉडी से फ्लूइड होता है या फिर कोई ऑर्गन्स हो उसको हम रिमूव करके या वेस्ट को येलो डस्टबिन में डालते हैं। ग्लव्स होने चाहिए, एक बॉटल होनी चाहिए और एक आपके पास निडल्स होनी चाहिए, सिरिंज, और एक टर्निक्विट और एक वॉच होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये काम करना है ओनली 20 मिनट में। तो ये आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए। स्टेप 2, टर्निक्विट से हम उसे वाइंड करेंगे, उसके बाद हम 2 ml ब्लड को कलेक्ट करेंगे। 2 ml ब्लड को कलेक्ट करके हम एक वाइल में इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे उस वाइल में 20 मिनट होने तक। जब 20 मिनट हो जाएंगे फिर उसे हम देखेंगे थोड़ा सा रोटेट करके, अगर ब्लड वहीं पर है उसी जगह पर पर्टिकुलर जगह पे तो नेगेटिव है, अगर ब्लड के थक्के पूरे एक साथ नीचे आ गए हैं जब आपने इन्वर्ट किया बॉटल को, इसका मतलब है पॉजिटिव रिपोर्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट। अभी आपने साइन सिम्टम, कारण और जो रीजन्स थे न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक सब देखे। अगर ऐसा स्नेक बाइट हो, आपने पहचान लिया हीमोटॉक्सिक है या न्यूरोटॉक्सिक है, बट अब हम टाइम पर क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट करें जिससे पेशेंट बच जाए। अक्सर क्या होता है कि जो कुछ रूरल एरियाज हैं जो थोड़ा बहकावे में आ जाते कि नहीं इसको स्नेक बाइट किया है तो चलो उन बाबा के पास लेके चलो या फिर यहाँ पे कट लगा दो या ऐसे शक कर लो तो हम बचा सकते हैं, लेकिन शायद पेशेंट ना बचे और कॉम्प्लिकेशन पड़ोसी को हो सकते हैं, जो ओवर रिएक्ट कर रहा है उसे हो सकते हैं। तो हमें एक्चुअल में क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट करना जो अब पेशेंट भी अच्छे से रिकवर हो जाए और अदर्स को भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना देखने को मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, रीश्योर दी पेशेंट। सबसे पहले तो कंफर्म करें कि स्नेक बाइट किया है और आपको बाइट किया है कि नहीं किया है। इमोबिलाइज दी इफेक्टेड लिम्ब, जो भी बाइट किया है जिस जगह पे जिस पेशेंट को, उसे हमें कोई ज़्यादा मूवमेंट कराने की जरूरत नहीं है, उसे एक ही जगह पे कंफर्ट पोजीशन में पहले तो हमें स्टेबल करना है। कीप द लिम्ब बिलो हार्ट लेवल, और जो लिम्स हैं उसे हमें हार्ट लेवल से नीचे रखना है, हार्ट लेवल से नीचे रखना है। अगर हम लिम्स को जैसे लोअर लिम्ब में स्नेक बाइट किया है, अगर हम उसे हार्ट लेवल से ऊंचा कर देंगे तो ब्लड फ्लो है जल्दी से जल्दी आपके हार्ट के पास जाएगा, और जो पॉइजन है जो वेनम है वो भी तो फिर ब्लड के साथ हार्ट में जाएगा और हार्ट ब्लड को पंप कर देगा ऊपर और पूरी बॉडी में, अब रिकवरी नहीं हो सकती है। तो क्या करेंगे, जो लिम्स हैं उसे हम हार्ट लेवल से नीचे रखेंगे। रिमूव कॉन्स्ट्रक्टिव क्लॉथ और ज्वेलरी, अगर ऐसी जगह पर स्नेक बाइट किया है जहां पर आप कोई रिंग्स या ज्वेलरी वगैरह पहने हैं, तो अभी आपने सिम्टम्स में देखा पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है इन्फ्लामेशन आगे बढ़े, तो व्हाइट वाली जगह से हमें जो भी ज्वेलरी या रिंग्स हैं वो हमें रिमूव करनी है। डू नॉट कट, सक और अप्लाई ए टर्निक्वेट। अब कई बार क्या होता है, जैसे अभी मैं बोले कि कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते कि नहीं कट लगा दो या इसे सक कर लो तो हम पॉइजन को सक कर लेंगे तो शायद बच जाए। ऐसा कुछ नहीं करना है, ना ही हमें कट लगाना है और ना ही हमें सक करना है। और अप्लाई ए टर्निक्वेट, और कुछ हो सकता है तो हल्की सी टर्निक्वेट बांधनी है। कितनी टाइट टर्निक्वेट बांधनी है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो आपकी वेन्स होती हैं वो आर्टरी की अपेक्षा
सुपरफिशियल होती हैं और जो आर्टरी है वो आपकी कुछ डेप्थ में होती है, 1/2 to 1 सेंटीमीटर डेप्थ। तो हमें टर्निक्वेट को इतना प्रेस करके बांधना है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा वेन है वो ही कंप्रेस हो, ना कि आप इतना कंप्रेस करो कि आर्टरी हो जाए कंप्रेस, क्योंकि वेन ही ब्लड को लेके आपके हार्ट के पास जाएंगी और हार्ट फिर ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में, और आर्टरी से तो ब्लड आएगा, जब ब्लड आएगा तो अच्छे से टिश्यू रिकवर होंगे। और अगर आपने टाइट बांध दिया तो हो सकता है इस जगह पर नेक्रोसिस हो जाए, गैंग्रीन हो जाए और बाद में पूरे उस पार्ट को काटना पड़े। तो टर्निक्वेट बहुत अधिक टाइट भी नहीं बांधनी है आपको, जैसे कि ये करना है। इमोबिलाइज द इफेक्टिव लिम्ब। अब इमोबिलाइज कैसे करोगे? हो सकता है आपके पास वहां पर कोई लकड़ी वगैरह हो या फिर कुछ पिलो हो, न्यूज़पेपर या मैगजीन या अम्ब्रेला, जो भी हो, थोड़ा स्टेट लकड़ी जो भी हो, उससे हमें उस पर स्प्लिंटिंग करनी है और उसे देखो इस पोजीशन में रखना है। अप्लाई बेसिक फर्स्ट एड। अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट एड, तो उस एरिया को हमें अच्छे से वॉश करना है, धुलना है। अब आप वुंड्स को क्लीन कर सकते हैं सोप से या फिर नॉर्मली वाटर से भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। रश दी पेशेंट टू दी नियरेस्ट हॉस्पिटल। अब जितना जल्दी हो सकता है जल्दी से जल्दी हम पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं है कि हमने फर्स्ट एड कर दिया अब पेशेंट बच गया हमारा काम खत्म, नहीं। आपने अभी कोई उसे एंटीडोट्स नहीं लगाए हैं तो कैसे पेशेंट बच जाएगा? आपने कोई मेडिसिन नहीं दी है, रिकवरी कैसे होगी? फर्स्ट एड का मतलब है अगर एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक अगर पेशेंट नहीं पहुंच रहा है तब तक हम उसकी थोड़ी बहुत टाइम है वो हम बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं कि हमने कर दिया अपना काम अब बाकी घर जाओ बच गए तुम, नहीं। फर्स्ट एड करने के बाद भी हमें पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के लिए ट्रांसपोर्ट करना है। दैट कैन डिलीवर टेटनेस। अगर हो सकता है तो हम उसे टेटनेस, टॉक्सॉइड, एंटीवेनम एंड इमरजेंसी केयर में हम उसे रखेंगे। तो टेटनेस का या एंटीडोट जो भी है वो इंजेक्शन लगे। नेक्स्ट, स्नेक बाइट डू और डोंट। क्या करना है क्या नहीं करना अगर स्नेक बाइट किया? अक्सर इसी बीच में पेशेंट फंसकर कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा देते हैं। तो अब एक्चुअल में आपको जानना है कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है। डोंट, ये नहीं करना है। टेक दी पेशेंट टू ए एंकरिंग ऑफ द स्नेक चैम्बर्स फॉर ट्रीटमेंट। अक्सर क्या होता है, स्नेक बाइट किया, हर गांव में या 10 या 12 गांव के पड़ोस में एक ऐसा गांव जरूर होगा जहां पर एक ऐसे तांत्रिक बाबा होंगे जो हर स्नेक का ट्रीटमेंट कर देंगे। वहां आप चले जाओ। और कहीं ना कहीं रूरल एरिया में या फिर थोड़ा सोसाइटी एजुकेटेड नहीं है इस क्षेत्र में, वो क्या करते हैं, हाँ भाई पड़ोस वाले बाबा के पास लेके चलो, आपको वो ट्रीटमेंट कर देंगे कैसा भी स्नेक हो। बट ये नहीं करना है। सक दी वुंड, हमें जिस जगह पर वाइट किया स्नेक उस जगह को हमें सक भी नहीं करना है। कट दी वुंड्स ओपन, और हमें उस जगह पर कट भी नहीं लगाना है, क्योंकि भाई ब्लड तो सर्कुलेट हो गया होगा ना जितना होना था। क्या पूरी बॉडी का ब्लड सक करके बाहर कर दोगे? क्या कट लगा के पूरी बॉडी का ब्लड बाहर निकाल दोगे? लेकिन ये हमें नहीं करना है। करना क्या है अब वो देखो। इमोबिलाइज दी इफेक्टिव लिम्ब, जो भी लिम्स है उसे हमें इमोबिलाइज करना, कोई मूवमेंट नहीं होने देना है। अप्लाई बेसिक फर्स्ट एड, जो हमें बेसिक फर्स्ट एड अभी आपको बताया, उस वुंड्स को हमें क्लीन करना है सोप या फिर वाटर से। नेक्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर स्नेक बाइट। अब अगर पेशेंट आपका हॉस्पिटल में पहुंच गया, आपने फर्स्ट एड अच्छे से किया, लेकिन अब हॉस्पिटल वालों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे पेशेंट को ट्रीट करें जो रिकवरी हो। तो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ABC, यानी एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, स्टेबलाइजिंग एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। अभी आप ध्यान दो थोड़ा पीछे, मोस्टली आपके ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही थी या फिर आपकी कहीं ना कहीं स्पॉटिंग डिफिकल्टी थी, जैसे कि ब्लड के थक्के बन रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है। तो वही आपके ज्यादातर ABC, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, इन तीनों में ही कॉम्प्लिकेशन आएंगे अगर वेनमस स्नेक बाइट करके जाएगा तो। IV फ्लूइड एंड सपोर्टिव केयर। अब जैसे हमें पेशेंट को, जैसे अभी आपने सिम्टम में देखा था, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो रहा था, पर्टिकुलर जगह पर पेन एंड स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन भी हो रहा था। तो अगर नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया हुआ है तो कहीं ना कहीं बॉडी से फ्लूइड लॉस भी हुआ होगा। जब फ्लूइड लॉस हुआ है तो हम उसे IV फ्लूइड भी देंगे एंड सपोर्टिव केयर, और उसके साथ में जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है हम वो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। एंड एडमिनिस्टर एंटीवेनम एज इंडिकेटेड, और मोस्ट कॉमन है एंटीवेनम, ASV, एंटीवेनम वैक्सीनेशन।
जो भी वैक्सीन है या फिर एंटीवेनम है वो हमें इंजेक्ट करनी है पेशेंट को। मॉनिटरिंग फॉर एलर्जिक रिएक्शन टू ASB, यानी कि जो भी हम एंटीडोट्स देने वाले हैं वेनमस स्नेक के, तो हमें ये भी देखना है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग तो करनी है, क्योंकि अभी आप ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन देख रहे हैं, अगर नॉर्मल ना या रिकवरी ना होने की वजह अगर डिफिकल्टी हो रही है तो आप कैसे पता कर पाओगे भाई, उसके लिए तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे उसके साथ साथ में जब हमने एंटीवेनम्स दिए हैं, हमें यह भी ध्यान में रखना है क्या वो सच में पेशेंट की बॉडी एक्सेप्ट कर रही है या फिर एलर्जिक रिएक्शन तो शो नहीं हो रहा है, तो वो भी हमें देखना है। मैनेज कॉम्प्लिकेशन, अब मान लीजिए थोड़ा टाइम हो गया, पेशेंट जैसे अभी आपने देखा वो 6 या 7 घंटे के बाद पेशेंट हॉस्पिटल में लाया, लेकिन तब तक उसकी किडनी डैमेज हो चुकी थी, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो चुका था, कोमा में पेशेंट जा चुका था, पेशेंट में ब्लड जो भी था सारा मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो अब हम क्या करेंगे भाई, किडनी इंजर्ड हुई है तो डायलिसिस करेंगे, अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया हुई है कोमा में गया तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखेंगे, अगर पेशेंट का ब्लड डिस्ट्रॉय हो गया तो हम उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ये जो भी कॉम्प्लिकेशन आएंगे उन्हीं के अनुसार हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट, एंटीडोट्स या डोजेस। अब जो मेन है एंटीडोट्स हैं वो उनके डोजेस कितने होते हैं और कितना हमें प्रोवाइड करना है। मेन ट्रीटमेंट आपका यही है, पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम यानी ASV इज कॉमनली यूज इन इंडिया। मोस्टली इंडिया में आपको यही एंटी वेनम्स देखने को मिलेगा, जैसे कि जितने भी पॉइजनस स्नेक हैं सभी में एक एंटीबायोटिक चलाते हैं मोस्टली, जैसे कि कोबरा, करैत, रसेल। अभी आपको कोबरा करैत बताया था आपका न्यूरोटॉक्सिक है, रसेल वाइपर आपको बताया था हीमोटॉक्सिक है। कैसे भी स्नेक हो, न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, आपकी ASB एंटी जो भी डोज है वही चलेगा। इंडिकेशन ऑफ ASB, अब जैसे हम चला रहे हैं ASB तो हम मोस्टली किस रिदम में चलाएंगे, कितना हमें डोजेस देने हैं, क्या हम एक बार डोज देंगे उसके बाद हर, जैसे कि कुछ अभी आप आगे देखोगे कि 20 वाइल 30 वाइल या 3 आवरली 6 आवरली कितने डोज देने हैं। जैसे कि सिस्टमिक सिम्टोमेटिक न्यूरोटॉक्सिक, कोगुलोपैथी या शॉक। अगर पेशेंट सीवियरिटी है और पेशेंट अगर न्यूरोटॉक्सिसिटी पे जा रहा है, कोगुलोपैथी पे जा रहा है या सीवियरिटी और बढ़ रही है, पेशेंट शॉक पे जा रहा है, तो क्या करेंगे, रिपीटली प्रोग्रेसिव लोकल सिम्टम्स, जो भी लोकल सिम्टम्स हैं जैसे कि स्वेलिंग, टिश्यू नेक्रोसिस डोजेस, तो स्वेलिंग बढ़ रही है तो हम स्वेलिंग सपोर्ट करेंगे, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाए टिश्यू को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। एंड डोजेस, अब जो मेन है हम डोज कितनी रखें, जो सिम्टम है वो तो है, लेकिन जो हम ASB एंटीवेनम्स डोज दे रहे हैं उसके डोजेस कितने रखें। नॉर्मली क्या है, इनिशियल डोजेस जो नॉर्मली चलाते हैं वो 8 to 10 वाइल्स IV ओवर, एक घंटे में 500 ml NS के साथ या फिर DNS के साथ हमें 8 से 10 वाइल देनी है। फिर से देखो, 8 to 10 वाइल्स IV ओवर 1 आवर इन 500 ml NS या फिर DNS, यानी कि 8 से 10 वाइल हमें IV फ्लूइड देना है, IV फ्लूइड के साथ हमें डोज देनी है एक घंटे में, वो भी 500 या फिर 500 ml NS या फिर DNS के साथ। अब ये कंडीशन जैसे आपने 8 से 10 वाइल इंजेक्ट कर दिए लेकिन पेशेंट है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें डोजेस रिपीट भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि सीवियर इन्वेनमस में रिक्वायर्ड 20 to 30 वाइल्स इन टोटल। अब जैसे मान लीजिए कुछ स्नेक ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा सीवियरिटी क्रिएट हो गई पेशेंट के बॉडी के अंदर, तो अब हम 8 to 10 वाइल्स की तरफ ना जाके हम आगे और डोज बढ़ाएंगे, तो हम 20 to 30 वाइल्स भी करेंगे डोजेस। रिपीट डोजेस आफ्टर 6 आवरली। अभी हमने जैसे कि अब कंडीशन थी, नॉर्मली इनिशियली डोज थे वो आपके 8 to 10 वाइल्स थे, लेकिन सीवियरिटी अधिक थी वेनम्स की या जो पॉइजन की, तो हम 20 to 30 वाइल्स क्रिएट मतलब कर दिए टोटल वाइल्स। अब यही डोज हमें रिपीट भी करनी है, जब डोज हम रिपीट करेंगे तो वो आपके हर 6 घंटे में हम सिम्टम्स के अनुसार, अब देखो अभी आपने एंटीवेनम्स तो दिया है, इसका मतलब कुछ तो इफेक्ट दिखेगा, रिकवरी अच्छी हो रही है तो उसके अनुसार हम कुछ डोजेस कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन डोज हम 6 घंटे के बाद रिपीट प्रोवाइड कराएंगे।
persist of whole blood clotting times remaining abnormal, adverse reaction। अभी जो आपने 20 मिनट का होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम देखा था वो हम दोबारा से फिर से देखेंगे कि क्योंकि अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर का कोई अगर पेशेंट रहा होगा तो हो सकता है वो टाइम कुछ कम हो जाए। अभी जो 20 मिनट में ब्लड के थक्के बन रहे थे वो शायद रिकवरी हो जाए, तो वो हम दोबारा से हम एक बार फिर से टेस्ट कराएंगे। एनाफाइलैक्सिक सीरम सिकनेस ट्रीटेड विथ एड्रेनलिन, एंटीहिस्टामिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जैसे कि हम अभी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था वो तो करेंगे ही, एंटी स्नेक वेनम एंटीडोट है वो तो हम देंगे ही देंगे। उसके बाद जो आपने देखा 8 to 10 वायल्स है वो भी हम 1 हावरली देंगे 500 ml NS या फिर DNS के साथ। अगर सीवियर वेनमस स्नेक है तो हम 20 to 30 वायल्स भी कर रहे हैं। अगर फिर भी, और ये डोज हम रिपीट करेंगे एवरी 6 हावरली जब तक पेशेंट नॉर्मल ना हो जाए या फिर आपका WBT है वो नॉर्मल ना हो जाए। आगे था आपका ट्रीट विथ, अगर सीवियरिटी फिर भी बढ़ती जा रही है, पेशेंट एनाफाइलेक्टिक शॉक में गया है या फिर कुछ रेस्पिरेटरी अरेस्ट की तरफ गया है, तो हम आगे ट्रीटमेंट और करेंगे। तो क्या करेंगे उसमें हम एड्रेनलिन भी चलाएंगे प्लस एंटीहिस्टामिन भी चलाएंगे एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी चलाएंगे। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन। जैसे आपने देखा कुछ आपको ऑनसेट सिम्टम्स दिखाए थे मैंने, कुछ 3 हावरली सिम्टम्स, और कुछ आपको दिखाए थे हमने कि और सीवियरिटी बढ़ गई है, जैसे कि 5 या 6 घंटे के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आए तो क्या होगा, और अधिक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगे। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि एक्यूट किडनी इंजरी। अभी आपने देखा था कि आपका टी कलर का यूरिन पास आउट हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, किडनी इंजरी हो जाएगी क्योंकि आपने डिले कर दिया तो सीवियरिटी अधिक होगी। रेस्पिरेटरी फेल्योर ड्यू टू पैरालिसिस। अभी आप में क्या था, एक्यूट सिम्टम में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ था, ब्रीथिंग डिफिकल्टी थी, लेकिन और अधिक डिले करोगे तो हो सकता है रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाए। डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलोपैथी। अभी जो आपने देखा नॉर्मली ब्लड के साइनोसिस टाइप के थक्के दिख रहे थे नीले साइज से, अब हो सकता है ब्लड होल बॉडी में एकदम स्थिर हो जाए, कोई एक्टिविटी ही ना नजर आए। शॉक एंड हाइपोटेंशन। जब ब्लड पूरी बॉडी में स्थिर हो गया है तो अब ब्लड जब सर्कुलेट ही नहीं कर पाएगा तो पेशेंट आपका शॉक में जाएगा एंड हाइपोटेंशन, धीरे धीरे हाइपोटेंशन, एक टाइम बाद पेशेंट डेथ। लोकल नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। अब पर्टिकुलर जगह पर जैसे एक सिम्टम आया था कि टर्निकेट है या फिर कुछ लोग है टाइट से उस जगह को बांध देते हैं टाइट से, और उस जगह पर अगर टाइट किया तो आपको ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो पेशेंट को नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और अगली कंडीशन नेक्रोसिस से हो सकता है नेक्रोसिस प्लस प्रोलिफरेशन हो और कंडीशन क्रिएट हो जाएगी गैंग्रीन की। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ स्नेक बाइट। अब हम ऐसा क्या करें जो इतना कुछ हो ही ना, स्नेक बाइट ही ना करे। तो अगर हम ये 4 पॉइंट अगर ध्यान में रखें तो ये किससे कुछ कम हो जाए, स्नेक बाइट के केसेस कुछ कम हो जाएं। जैसे कि बियर प्रोटेक्टिव फुटवेयर, जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया था कारण में अगर आप खेत पे पानी के लिए गए हैं तो कहीं ना कहीं आप बूट को पहन के जाओ। अगेंस्ट जैसे कि आप नंगे पैर या फिर स्लीपर पहन के गए उसकी अपेक्षा कुछ तो हो, यानी कि बियर प्रोटेक्टिव फुटवेयर। अगर आप बूट्स पहने तो चांसेस कम से कम है स्नेक बाइट करे। अवॉइड स्नेक प्रोन एरियाज एट नाइट। अगर आपको पता है उस जगह से अगर हम जाएंगे, उस साइड जाएंगे तो उस तालाब के साइड पे बहुत अधिक स्नेक पाए जाते हैं। अगर आपको पता है उस साइड पे बहुत अधिक स्नेक हैं तो आप उस जगह पर नाइट में जा ही क्यों रहे हो। अगर ऐसा आप अवॉइड कर दोगे, अगर आप बचाव करोगे तो चांसेस है कि आपको स्नेक बाइट ना करे। कम्युनिटी एजुकेशन। अब आप बताओ कम्युनिटी जो आपके रिलेटिव हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्हें आप शिक्षित कराओ कि नहीं ऐसे ऐसे आप बचाव करोगे, अगर कहीं जा रहे हो तो आपको नाइट में नहीं जाना है, या फिर प्रोटेक्टिव आप फुटवियर वगैरह उन्हें वियर करना है, तो हो सकता है वो आपकी बात माने और स्नेक बाइट से बच जाएं। तो आपको शिक्षित कराना है सोसाइटी को। एसिस्ट टू टाइमली मेडिकल केयर एंड एंटीवेनम्स। अब स्नेक बाइट कर गया, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, कई बार डिले भी करते हैं, अरे ठीक है पानी वाला साहब होगा काट के कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, टाइम टू टाइम हमें मेडिकल हेल्प लेनी है, पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुंचाना है एंड एंटीवेनम जो ASV इंजेक्शन हैं वो आपको इंजेक्शन प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।
बोलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल RJCS की EDU को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।